हेलो 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 बच्चा पार्टी। क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। दोस्तों, इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को पढ़ के आपके केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर हो, आपको केमिस्ट्री में मजा आने लगेगा। आप जानेंगे कि एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, ना जाने क्या। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हिस्ट्री के बारे में सीखते हैं। महर्षि कनक जी जो थे, उन्होंने आज से 2500 साल पहले बताया कि अगर हम मैटर यानी पदार्थ को डिवाइड करते चले जाएं तो वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटता जाए, और ये छोटे छोटे हिस्से एक ऐसा टाइम आएगा फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। बस उसी हिस्से को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है। ऐसा ही कुछ मानना था ग्रीक फिलोसफर्स का भी। उन्होंने भी कहा कि जब आप पार्टिकल या मैटर को तोड़ते हैं तो एक लास्ट स्टेज आती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। बेटा, केमिस्ट्री में हमें सीखने होते हैं कुछ लॉज जो आपकी हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। आपको बताएंगे कि भाई केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है। ठीक है। ये बताएंगे कि किस तरीके से कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वैसे तो क्लास 11th में ये 5 या 6 पढ़ाए जाते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 है। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ किसने दिया था? एंटनी लेवोइजियर ने दिया था 1774 में। और ये लॉ कहता है mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपल भाषा में जितने वजन का, जितने मास का आप क्या लेके चलेंगे रिएक्टेंट, उतने ही मास का क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी। इन दोनों की रिएक्शन होती है जिससे दो प्रोडक्ट बनते हैं सी और डी। तो जो टोटल मास होगा ए और बी का मिला के वो किसके बराबर होगा? सी और डी को। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो मास किसका होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का। ठीक है। वही मास किसका होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्त? प्रोडक्ट। इसे एक क्वेश्चन से सॉल्व करके भी देखते हैं जिससे पता पड़े क्या हमने लो अच्छे से सीख पाया है कि नहीं। बेटा मेरे, बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करते हैं तो वो टूट जाता है हीट करने पे, जिससे बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं इस रिएक्शन को लिख देता हूं। ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब इसे हीट करते हैं तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बोला गया है अगर हम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और 5.6 ग्राम क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, तो बताओ कितनी ऑक्सीजन बनेगी? हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास किसका होगा? ऑफ रिएक्टेंट, वही किसके बराबर होगा? मास ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा दोस्त। तो रिएक्टेंट है 10 ग्राम, बराबर होगा 5.6 प्लस एक्स, जो कि हो जाएगा एक्स की वैल्यू 10 माइनस 5.6 विच इज 4.4 ग्राम्स। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था किसने? लुई प्राउस में 1799 में। और ये लॉ क्या कहता है? इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय। मतलब जब किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके मासेस का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? H2O। इसमें दो हाइड्रोजन पाए जाते हैं और एक ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। आप सबको स्क्रीन पे देखते जाना है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 और कितने हाइड्रोजन है दोस्त? 2। ठीक है। रेशियो लेते हैं। ऑक्सीजन का मास होता है 16। आप सब सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है या ऑक्सीजन का 16 होता है। तो भाई मेरे, कुछ समय रुक जाओ, आप लोगों को भी ये सारे मासेस याद हो जाएंगे, फिर आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया 1 इंटू 2 2 और रेशियो 16। 2 रेशियो 16 आया 1 रेशियो 8। इसका मतलब ये कि दुनिया के किसी भी कोने से आप वाटर को उठा के लाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1 रेशियो 8 ही निकलेगा। ठीक है। अब इस पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कराता हूं। कोई अगर टफ क्वेश्चन बनाया जाए तो क्या बनेगा? मान लीजिए वो पूछ सकता है हाउ मच मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर 3 ग्राम ऑक्सीजन इन वाटर।
तो बोला गया है अगर मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है तो और उस वाटर मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन का मास 3 ग्राम है तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा मेरे भाई। तो हम लोगों को पता है फॉर एवरी 1 ग्राम हाइड्रोजन वी रिक्वायर 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है ना। हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम क्या लगती है ऑक्सीजन, ठीक है। इसे मैं ये लिख सकता हूं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन किसके बराबर होगी, 1/8 ग्राम हाइड्रोजन के, ठीक है। तो 3 ग्राम ऑक्सीजन किसके बराबर हो जाएगी, 1/8 इंटू 3 ग्राम हाइड्रोजन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल से इसे करके देखते हैं। लेट सपोज टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3। इसमें एक नाइट्रोजन होते हैं और 3 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं मेरे भाई। नाइट्रोजन का मास होता है कितना, 14। हाइड्रोजन का मास अभी अभी हमने सीखा होता है 3। तो रेशियो आया 14:3। कितना रेशियो आया, 14:3। ये रेशियो क्या बताता है, फॉर एवरी 14 ग्राम नाइट्रोजन वी रिक्वायर 3 ग्राम हाइड्रोजन। हर 14 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होती है। अब इसी रेशियो पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। वो बोल सकता है बताओ 7 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी, तो कैसे निकालेंगे। इसका मतलब 1 ग्राम नाइट्रोजन 14 नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, हो गया 3/14 ग्राम हाइड्रोजन। तो फॉर 7 ग्राम नाइट्रोजन कितना हो गया, 3/14 इंटू 7 विच इज इक्वल टू वॉट, 1.5 ग्राम हाइड्रोजन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब पढ़ते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। जॉन डेल्टन जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने दी थी एटॉमिक थ्योरी कब, 1808 में। और उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो किस बेसिस पे दी थी, कैसे उन्हें पता पड़ा था, या क्या उनके मन में आया, तो उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को अच्छे से पढ़ा और उनको एक्सप्लेन करते हुए एक थ्योरी दी। और उन्होंने कहा कि भाई जितना भी मैटर है, ठीक है, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, वो बना है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स। और यही एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, मतलब वी कैन नॉट ब्रेक एटम्स, हम एटम्स को तोड़ नहीं सकते फर्दर, ठीक है। तो एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारा जो लॉ ऑफ क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास, वो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट में प्रूफ हो रहा है। तीसरा पॉइंट है उनका, एटम्स जो होते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट के, मतलब पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मास आइडेंटिकल होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं दुनिया के किसी भी कोने से 2 हाइड्रोजन के एटम्स उठा लूं, बिकॉज ये दोनों सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, तो इनका मास भी सेम होगा और इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। बच्चे, जब हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमारा मतलब होता है रिएक्शंस, कि ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्शन होगी, एसिड के साथ कैसी रिएक्शन होगी, ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन। जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उनके मासेस भी अलग होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। इसका मतलब ये कि मैं दुनिया के किसी भी कोने से 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम लेके आता हूँ। लेट सपोज एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का। क्योंकि ये एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो इनके मासेस भी अलग होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं किसमें, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में, जिससे क्या बनते हैं, कंपाउंड्स। मतलब ये कि जैसे अगर मैं बोलूं वाटर के मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो आप सीधे बोलते हो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर मैं कहूं अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सीधे जवाब देते हैं NH3। इसका मतलब 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ये रेशियो फिक्स है, अगर आपने रेशियो चेंज किया तो कंपाउंड बदल जाएगा, ठीक है। आगे, जो नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स पाए जाते हैं वो कांस्टेंट होते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में। यही बात मैंने बताई कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो भी फिक्स रहेंगे और उनके नंबर ऑफ एटम्स भी फिक्स रहेंगे। नेक्स्ट, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां जो डेल्टन साहब ने बताई थी अपने टाइम में और वो आज के टाइम में गलत प्रूफ होती है। जैसे सबसे पहली बात उन्होंने बोली कि एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते, विच इज नॉट ट्रू इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। आज के टाइम में एटम्स को तोड़ा जा सकता है, फर्दर डिवाइड किया जा सकता है किसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने कहा था, सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। डेल्टन साहब ने कहा था कि यार जो सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं,
सेम एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनके मासेस भी सेम होते हैं और प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, पर आज के टाइम में गलत प्रूफ हो जाता है इन केस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के केस में बात गलत है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं जो आप फर्दर पढ़ेंगे। एक होता है 1H1, क्या होता है मेरे बच्चे, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और दूसरा नेक्स्ट होता है 1H3। तीनों का मास अलग है, एक का मास 1 है, एक का 2 और एक का 3 है। तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके मासेस भी अलग अलग होंगे, पर ऐसा हर बार सही नहीं है। जैसे हम जानते हैं क्या, इन केस ऑफ आर्गन एंड कैल्शियम बोथ हैव सेम मास, व्हाट इज दैट इज 40। दोनों का मास सेम है, जबकि डेल्टन साहब क्या कह रहे थे कि मासेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, एक इंटेक्स क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। ये क्वेश्चन भी बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टॉपिक पे। बोला गया है एक रिएक्शन होती है जिसमें 5.3 ग्राम्स क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और उसकी रिएक्शन कराते हैं 6 ग्राम इथेनोइक एसिड से, जिससे क्या बनता है, 2.2 ग्राम बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम बनता है वाटर, और साथ में बनता है 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोइड। तो प्रूव करके दिखाना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम ले लेते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स का जो मास है वो कितना है यहाँ पे, विच इज 5.3 प्लस 6 कितना होता है, 11.3 ग्राम्स। ऐसे ही मास लेते हैं प्रोडक्ट का, कितना है मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो है भाई मेरे 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, 8 और 2 हो गए कितना 10, 10 में 10.9, 10 पॉइंट के बाद ये हो गया 11.1 और ये हो गया 11.3, तो ये हो गया 11.3 ग्राम। हमने देखा बिकॉज मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। इसी वजह से दिस रिएक्शन फॉलोज या ओबेज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बढ़ते हैं मेरे भाई। अब बारी आती है सीखने की कि एटम होता क्या है। तो भाई एटम एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, किसका, मैटर का। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी मैटर है, ठीक है, वो सब किससे बने हैं, एटम से बने हैं। एटम अकेला पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटम्स अकेले मिलते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड सो ऑन। सोडियम का एटम अकेला भी मिल सकता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, जैसे कि H2 है, हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलता, वो एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ के मिलता है। Cl2 अकेला नहीं मिलता, ऑक्सीजन, O3 एटसेट्रा। तो जैसा मैं बता रहा था आपको, ऑक्सीजन दो तरीके से मिलता है, O2 की फॉर्म में भी मिल सकता है और O3 ओजोन की फॉर्म में भी मिल सकता है। ये वो सभी एटम्स हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि ये वो एटम्स हैं जो अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं। आगे बताया गया है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय केमिकल रिएक्शन और मेथड। तो नॉर्मल जो तरीके होते हैं उनसे एटम्स को तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया तो लाओ मैं हाइड्रोजन में से प्रोटॉन अलग कर दूं या ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन को खा जाऊं, इस तरीके से हम कुछ नहीं कर सकते। एटम्स जो होते हैं वो नियरली स्पेरिकल शेप के होते हैं। एटम्स इतने छोटे होते हैं बेटा, इतने छोटे होते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा हाई पावर के जो माइक्रोस्कोप हैं उनसे देख सकते हैं, और वो इतने खतरनाक हैं कि फिर भी बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देते। वो अलग बात है, हम ड्रॉ कर देते हैं कि ये एटम है, पर बेटा मेरे ऐसा है नहीं। ये तो सिर्फ ड्रॉ करने का, बच्चों को सिखाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सिर्फ। ठीक है, तो बोला गया है कि एटम्स को फर्दर हम किसी और तरीके, वैसे कौन से तरीके होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन से तोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मन में आता है कि भाई एटम का साइज कैसा होता होगा, कितने साइज के होते होंगे सर, कितने ही छोटे होते होंगे एटम। तो बेटा एटम, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एटम का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। एटम को कैसे, उसके साइज को कैसे बताया जाता है, उसके रेडियस से। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। बोला गया है कि एक आयरन की जो नेल होती है, एक जो कील हमारे घर पे यूज होती है आयरन की, पता है उसमें कितने एटम्स होते हैं, अराउंड 10 की पावर 23 एटम्स। गिनती करते रह जाओगे। ठीक है, हाइड्रोजन का साइज, या मैं बताऊं आपको ऐसे कि एटम का रेडियस नापा जाता है जनरली नैनोमीटर्स में। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। जितने भी एटम्स होते हैं उनमें सबसे छोटा होता है हाइड्रोजन का एटम। ठीक है,
हम जो आज मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, उसकी हेल्प से एटम्स को देख पाते हैं। आपको ये जो फिगर दिख रहा है ये क्या है सर? ये गैलियम आर्सेनाइड आर्सेनाइड के एटम्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो ब्लड जो स्पीयर्स दिख रहे हैं ये एटम्स हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है जो गैलियम के एटम्स है वो ब्लू कलर से शो हो रहे हैं और जो आर्सेनिक है उसके एटम्स को रेड कलर से शो किया जा रहा है। आगे, अब एटम्स के सिंबल। भाई देखो, जैसे जैसे डिस्कवरी हो रही है, ठीक है, रिसर्चेज हो रही हैं, नए नए एलिमेंट्स पता पड़ रहे हैं, तो उन्हें कुछ सिंबल तो देना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आते हैं हमारे डेल्टन साहब। डेल्टन साहब कहते हैं कि मैं सिंबल दूंगा। मैं डेल्टन साहब वही बच्चा है जो क्लास में सबसे पहले हाथ उठाता है कि मैं बताऊंगा। मैं डेल्टन साहब क्या कहते हैं? डेल्टन साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट होंगे। तो डेल्टन साहब क्या करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सिंबल्स देते हैं। जैसे हाइड्रोजन को ऐसे, कार्बन को सर्कल बनाया, पूरा काले रंग से फिल कर दिया, ऑक्सीजन को सिर्फ सर्कल बना के छोड़ दिया, मर्सिडीज बेंज जैसा साइन दे दिया, फास्फोरस को सल्फर को प्लस बना दिया, प्लेटिनम को पी। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स थे वो डेल्टन साहब ने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए दिए। सोचिए अगर कोई गोल्ड बनाएगा तो बनाता ही रह जाएगा। डेल्टन साहब के सिंबल्स को यूज करना बड़ा डिफिकल्ट था और इनकन्वीनियंट था। सोचो ऐसा क्यों? आज अगर हमें लिखना होता है वाटर का मॉलिक्यूल तो हम सिर्फ लिखते हैं H2O। लेकिन डेल्टन साहब अगर वाटर का मॉलिक्यूल लिखते तो क्या लिखते? बताओ बताओ। डेल्टन साहब बोलते, ये ले सर्कल बनाया, डॉट बनाया, फिर एक सर्कल बनाया, डॉट बनाया, फिर एक सर्कल बनाया। तो सोचो ना, रिएक्शन लिखते तो कितना टाइम लगता, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता इन सबको ड्रॉ करना। इसलिए जरूरत थी हमें कुछ ऐसे सिंबल्स की जो बहुत इजी हो ड्रॉ करने में, इजीली हमें बता सके कि ये जो सिंबल्स हैं वो किस एलिमेंट के हैं। इसमें काम आती है किसकी स्टडी? जे बर्जीलियस साहब की। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे बर्जीलियस साहब, उन्होंने प्रपोज किया कि यार क्यों ना किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है उसका पहले लेटर को लिख दो। जैसे हाइड्रोजन में H, कार्बन में C, ऑक्सीजन में O, नाइट्रोजन में N। ठीक है, और अगर पहले लेटर से काम नहीं चल पा रहा है तो क्या करो, पहले के साथ कोई दूसरा लेटर लिख दो। जैसे कि क्लोरीन में Cl, कैल्शियम में Ca, मैग्नीशियम में Mg। ठीक है, तो आज जो मॉडर्न टाइम में हम सिंबल्स यूज करते हैं उसकी स्टडी, उसके बारे में जे बर्जीलियस साहब ने ही बताया था। आज बोला जाता है कि जो भी सिंबल होगा किसी भी एलिमेंट का वो बनेगा उसके पहले लेटर से, या पहले लेटर के साथ कोई दूसरा लेटर, जरूरी नहीं है सेकंड ही हो, आगे का भी कोई लेटर यूज हो सकता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O। ठीक है, ये फर्स्ट सिंबल से, सॉरी फर्स्ट लेटर से बने हैं। अब कैल्शियम में Ca, क्लोरीन का Cl, कॉपर का Cu, ये पहले या किसी और लेटर से मिलकर बने। ठीक है, अब इंग्लिश, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंबल्स की जो डिराइव हुए हैं एलिमेंट्स के इंग्लिश नेम से। देखो ऐसा है, केमिस्ट्री में कुछ सिंबल्स तो लिए गए, या मैक्सिमम सिंबल्स लिए गए अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज में जो नेम है एलिमेंट का उनसे। जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कुछ सिंबल्स जो हैं वो लिए गए हैं उनके लैटिन या जर्मन नेम से। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको पूरा चार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं दोस्त। कैसे याद होंगे? बार बार बोल बोल के, लिख लिख के, एक दूसरे से पूछ पूछ के। आपको जितना इजीली ये एलिमेंट्स के सिंबल्स याद हो जाएंगे उतना आसानी होगी केमिस्ट्री को समझने में। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स जो लिए गए हैं लैटिन नेम से, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आपके एग्जाम में पक्का इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछेंगे कि भाई सोडियम का नाम तो सोडियम है, उसमें कहीं Na नहीं है, पर उसका सिंबल Na क्यों है? क्योंकि वो सिंबल लिया गया है उसके लैटिन नेम से जिसका नाम है नेट्रियम। पोटेशियम का सिंबल K आता है कैलियम नाम से, आयरन का Fe आता है फेरम नाम से, कॉपर का Cu आता है क्यूप्रम नाम से, सिल्वर का Ag आता है अर्जेंटम नाम से, गोल्ड का Au आता है ऑरम नाम से, मर्करी का Hg आता है हाइड्रोगायरम नाम से, लेड का Pb आता है प्लम्बम से, टिन का Sn आता है स्टेनम से, एंटीमनी का Sb आता है स्टीबियम से, और लास्ट टंगस्टन का W आता है वुल्फ्रम से। पर वुल्फ्रम कैसा नेम है? जर्मन नेम है। बोला गया ये जो नेम और सिंबल्स होते हैं आज के टाइम में किसी भी एलिमेंट्स के, अगर कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, कोई नया कंपाउंड डिस्कवर होता है, उसका नाम और उसके लिए जो सिंबल है वो कौन अप्रूव करता है? केमिस्ट्री की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जिसका नाम है IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कई सारे स्कूल्स में तो IUPAC की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है।